Hello and welcome to The Print. We have with us senior BJP leader and former Chief Minister of Madhya Pradesh, Uma Bharti ji. Ma'am, welcome to The Print. Thank you. मैम, आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले कहा था कि अभी आप इलेक्शंस नहीं लड़ेंगी, 5 साल का एक विराम है। तो अब आपको क्या लगता है, आप इलेक्शंस लड़ेंगी 2024 के जो लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं? I think it's not a very important issue. Definitely I will fight, but I don't want to discuss it anymore. That's मैम it. अभी बट मैम मतलब काफी आपके जो मतलब आपके सपोर्टर्स हैं वो चाहते हैं कि आप इलेक्शंस लड़ें, तो उस पे मैंने आप आपको कह दिया ना, इस विषय पे इससे आगे नहीं बोलूंगी जी। मैम, ओबीसी का जो अभी रिजर्वेशन का आपने इशू उठाया है, अभी विमेन रिजर्वेशन जो अभी पास हुआ है, प्रेसिडेंट ने भी असेंट दे दी है। आप कह रही हैं उसमें ओबीसी कोटा होना चाहिए, लेकिन अब तो वो प्रेसिडेंट की तरफ से भी असेंट आ गई और गवर्नमेंट ने अभी तक उस पर कुछ किया नहीं है। तो आप क्या चाह रही हैं गवर्नमेंट से, और आगे आपकी इस पे क्या स्थिति रहेगी? मैंने ये अभी नहीं उठाया है जी ये 96 में जब देवगौड़ा जी इसको पहली बार लाए थे 27 साल पहले, जी मैंने तो इसको तभी उठा दिया था। और मेरी वजह से ही देवगौड़ा जी ने इसको वापस ले लिया था, रखा ही नहीं था हाउस में टेबल करने की जगह पर, सिलेक्ट कमेटी को सौंप दिया था। और फिर उसके बाद में चूंकि उसमें टेलीमीडिया नहीं था ना, तो प्रिंट मीडिया में बात आई थी, वो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है। लेकिन उस समय पर 27 साल पहले कांग्रेस और बीजेपी का एक ही स्टैंड था कि इसमें एसटी एससी का आरक्षण तो जरूरी होगा, लेकिन ओबीसी के आरक्षण की जरूरत नहीं है। तो मैं तब भी ये कह रही थी कि नहीं, आप प्रोविजन में स्पेशल प्रोविजन करिए, क्योंकि नगर पालिका में, जिसको लोकल बॉडी कहते हैं, पंचायती राज व्यवस्था में एसटी एससी के अलावा ओबीसी का भी रिजर्वेशन हो गया है, और महिला का भी हो गया रिजर्वेशन, महिला ओबीसी का। तो आप इसमें भी ये स्पेशल प्रोविजन कर ही रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, तो अमेंडमेंट में एक और अमेंडमेंट कर दीजिए। मैं ये कह रही थी, और मेरा स्टैंड एक जैसा रहा, मैं नहीं बदली हूँ, कांग्रेस बदली है। इनको 10 साल मौका मिला मनमोहन सिंह की सरकार के समय पर, ये कभी ओबीसी के प्रोविजन के साथ उसको नहीं लाए। भाजपा का स्टैंड एक ही रहा कि वो ओबीसी के पक्ष में नहीं थे, वो तो ये थे कि जैसा तैसा पास कर दो, और इसमें एसटी एससी का जितना जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन में, उतना एसटी एससी का कर दो। मेरा कहना था इसमें ओबीसी को जोड़ो। और अटल जी और अडवाणी जी हमेशा इसमें मेरे सहयोगी रहे, मतलब मेरे तो बहुत बड़े थे वो सहयोगी, क्या होते, मुझे संरक्षण देते रहे कि नहीं तुम्हारा पॉइंट सही है। तो मैम आज की क्या स्थिति है? आपने फिर से ये मुद्दा उठाया है, तो आप क्या चाह रही हैं और आगे आप क्या इसमें करेंगी? अब चूंकि अभी तुरंत होना नहीं है तो मैं रिलैक्स हूँ, नहीं तो मैं बहुत अनईजी हो गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि देश की 60% आबादी को आप इग्नोर कर दें। 45% तो ओबीसी तब कहलाते हैं जब आप उसमें माइनॉरिटीज को जोड़ लेते हैं। लेकिन अगर आप आबादी में से माइनॉरिटीज को अलग करके सिर्फ हिंदू समाज को जोड़े तो फिर ओबीसी मोर देन 60% हो जाता है जी। उस 60% की महिलाओं को रिजर्वेशन में हम जगह ना दें, जबकि हम एक स्पेशल प्रोविजन कर रहे हैं, ये तो मैं बहुत बड़ा अन्याय मानती हूँ उनके साथ में, और मैं इसको देश के लिए अच्छा नहीं मानती। मोदी जी स्वयं पिछड़ी जाति में पैदा हुए हैं। अच्छी बात है कि पार्टी में किसी ने भी मुझे इस पर मना नहीं किया है, क्योंकि मोदी जी को भी मालूम है कि मैं अपने स्टैंड पे 27 साल से एक जैसी हूँ। कभी पिछले टर्म में जब मैं उनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर थी तो एक दो बार कुछ हमारी कैबिनेट की जो महिलाएं थी हमारे साथ कैबिनेट कलीग, उनने कहा कि प्रधानमंत्री जी आप इसको ले आइए, तो मैं उस समय भी बोल देती थी कि लाइएगा तो ओबीसी के साथ ही लाइएगा इसको। अब अभी तो हमारे पास टाइम है, अच्छी बात है। कैसे तो है टाइम मैम? अब जब वो कह रहे हैं कि लागू करने में अभी समय लगेगा, तो देयर इज एनफ टाइम ना, तो उस एनफ टाइम में हम वातावरण बनाएंगे। और ऐसा तो कभी होता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में अमेंडमेंट हो जाते हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत है ही नहीं। मैं मोदी जी पे पूरा यकीन करती हूँ कि मोदी जी जरूर इसमें ओबीसी महिला का आरक्षण का इंक्लूजन कर लेंगे। लेकिन हाँ, कांग्रेस इस पर राजनीति ना करे, क्योंकि कांग्रेस ने आज तक ओबीसी आरक्षण के पक्ष में नहीं बोला। ये वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में और यूपी में वो अब बुरी तरह से हार गए हैं, वहां खड़े होने की जगह नहीं बची है, बस इसकी वजह से बोल रहे हैं। जैसे हम अयोध्या पे बोलते ही रहे, हम एक जैसा बोलते रहे, हम हार भी गए 6 दिसंबर के बाद जो 4 राज्यों में चुनाव हुए थे, हम सब जगह हार गए थे, लेकिन हमने अयोध्या पर अपनी आस्था नहीं छोड़ी थी। इसी तरह से ओबीसी पर हमारी आस्था, मेरी खुद की आस्था कोई वोट के लिए नहीं है। मेरे को ये लगता है कि जब महिलाएं जाकर के बैठेंगी तो उन महिलाओं में गिट्टी तोड़ने वाली, चारा काटने वाली, मछली पकड़ने वाली, ये महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।
मैम, महिलाओं की आप बात कर रही हैं, तो आप मतलब मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी। आपको मतलब एक जब वो केस में राइट केस में आपको स्टेप डाउन करना पड़ा, लेकिन उसके बाद पार्टी आपको फिर से दोबारा चीफ मिनिस्टर बना सकती थी। एक महिला नेता भी हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि क्या थोड़ा कुछ रॉन्ग हुआ आपके साथ कि पार्टी ने उस तरह से वो जिम्मेदारी नहीं दी आपको? और ये आपको क्या लगता है कि कोई था जिसकी वजह से ऐसा हो गया? आपको ना मैं थोड़ी सही इन्फॉर्मेशन दे दूं। जी। मुझे रिजाइन करना नहीं पड़ा था। जी। मुझे रिजाइन करने से रोका था अटल जी और अडवाणी जी ने अच्छा। कि ये तिरंगा को फहराने का केस है जी। और जमानत ले लो अदालत से। तो मैंने जी। कहा नहीं, तिरंगे की इज्जत का सवाल है। तो पहली बात तो, और ये बात सबको पता है, जी। तो मैंने ही आग्रह किया कि नहीं, तिरंगे की इज्जत बड़ी होती है, मैं छोड़ूंगी। आई डोंट फाइंड कि आई एम ए क्रिमिनल बिकॉज आई होइस्टेड द जी। ट्राई कलर हियर। ठीक है, इसलिए मैंने खुद छोड़ा। दूसरा, मैंने कभी आग्रह नहीं किया कि मुझे बनना है, ये भी ऑन रिकॉर्ड है। जी। मैंने अपने तरफ से कैंडिडेट को प्रस्तावित किया, जी। इनको बनना, वो नाम मैं ओपन नहीं करूंगी। ठीक है। तो उसमें मेरे और प्रमोद के बीच में जो हुआ है, प्रमोद जी जो अब नहीं है, जी। प्रमोद जी, सुषमा जी, अरुण जी, एक पक्ष में थे और मैं एक पक्ष में थी। अब वो तीनों नहीं, और तीनों से मेरे संबंध बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय पे डिस्प्यूट हो गया। उसके बाद में उसमें जो स्थितियां बन गई, तो उसमें मैं अडवाणी जी और अटल जी को भी नाराज कर ली। इसलिए मैं उस मामले में किसी अटल जी, अडवाणी जी को या पार्टी को दोषी नहीं मानती, परिस्थितियों को मानती। जी। मैम, अभी इलेक्शंस होने वाले हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा के। आपको क्या लगता है पार्टी के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं? किस तरह से, एक तरह से समीकरण अगर देखा जाए कास्ट का, अगर इश्यूज का, आप प्रोहिबिशन का एक बड़ा मुद्दा है जो उठाती भी रही हैं, उसके अलावा भी और मुद्दे आप उठाती रही हैं, आपको क्या लगता है? एंटी इनकम्बेंसी की बहुत बात हो रही है, तो आपका क्या इस पे एनालिसिस है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, जी। क्योंकि इस बात ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। आई एम शॉक्ड कि 3 साल पहले जब कमलनाथ जी सदन के फ्लोर पर जाने को तैयार नहीं हुए, अगर आपको पता हो तो, ही वॉज नॉट रेडी फॉर द फ्लोर टेस्ट, जी। क्योंकि उनके लोग वहां बहुत बड़ी संख्या में इधर से उधर हो सकते थे हाउस के अंदर, तो वो गए ही नहीं। उस समय माहौल इतना भयानक खराब था कांग्रेस के कि अगर चुनाव हो जाते उस समय पे, तुरंत मेरा सुझाव शुरू में ही ये था कि आप सरकार फॉर्म मत करिए, आप असेंबली डिसमिस कर दीजिए, क्योंकि असेंबली डिसमिस के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को पूरी कर रही है आगे। गवर्नर रूल लागू कर दीजिए और फिर अच्छा। आप चुनाव करा दीजिए, तो कांग्रेस को 20 सीटें मिलेगी। लेकिन पता नहीं, सबने मिलकर फैसला किया कि नहीं, सरकार बनानी है। तो 3 साल में ऐसा क्या हो गया कि हमारा इतना डिवैल्यूएशन हो गया? हम हम्म। कैसे ये हो गया कि हम लोगों की नजर में इतने गिर गए कि आज प्रिंट जैसा एक गंभीर समाचार पत्र का जो वेबसाइट है, वो मुझसे प्रश्न कर रहा है कि आप सरकार बना पाएंगे कि नहीं। यानी परसेप्शन में हम आ गए हैं इस हिसाब से कि हो सकता है हमारी सरकार ना बने, ये परसेप्शन बन गया है। जी। ये परसेप्शन कैसे बन गया? कोई फीडबैक है, तो ये फीडबैक कैसे चला गया? ये हमारी किस भूल से चला गया? इट इज अवर डिवैल्यूएशन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? जी। इसलिए मैं चिंतित हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ मध्य प्रदेश में अच्छे काम हुए हैं। मेरे कहने पर तो बहुत बड़ा काम यहाँ पे हुआ जब लिकर बैन हुआ। ऐसे जी। मैंने बहुत सारे काम किए, मैं प्रिंट को बताऊं, जिसमें कि वो पार्टी का एजेंडा नहीं था। जैसे राम मंदिर का आंदोलन, हम्म। वो एजेंडा से आउट हो गया 98 में, और जी। 99 में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन गया। लेकिन मैंने नहीं खत्म किया, मैं बोलती ही रही उसके बारे में। हमारी पार्टी की एक जनरल सेक्रेटरी थी ना, सुषमा जी, उन्हें तो ये तक कह दिया कि राम मंदिर एक चेक था, वो एक बार कैश हो गया, दोबारा नहीं हो सकता। आप तो फिर बात उनको लगा मतलब कि मैंने ठीक नहीं बोला, तो उन्होंने फिर बाद में कह भी दिया कि नहीं, मैंने ये बात मुझे ऐसे नहीं कहनी थी। तो बहुत बहुत इस मामले में उनमें बड़प्पन बहुत ज्यादा था। मतलब पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को 2 बार के इलेक्शन में बिल्कुल छोड़ दिया था, लेकिन मैंने नहीं छोड़ा था। हम्म। तिरंगे के मामले में भी मैंने पार्टी की बात नहीं मानी, मैंने रिजाइन कर दिया। गंगा के मामले में मैंने यात्रा की है। 2019 में मैं चुनाव जो नहीं लड़ी हूँ, उसके पीछे कारण जो था वो मात्र यही था कि मुझे गंगा के किनारे चलना था और लोगों को उनकी जिम्मेवारी का एहसास दिलाना था, और सरकार का कार्यक्रम ठीक से लागू हो जाए, जो माननीय मोदी जी ने जो बहुत गंभीरता के साथ में किया था, उसके लिए बजट का प्रोविजन, वो उसके लिए मैं कर रही थी। क्योंकि गंगा सामान्य नदी नहीं है, पूरे वर्ष भर में 20 करोड़ लोग नहाते हैं गंगा जी में, हम्म। 2-2 कुंभ होते हैं गंगा के किनारे। इस जी। वजह से वो समय मैंने लिया था, उसमें भी मेरे साथ पार्टी की कोई मैंने सहमति नहीं ली। इस मामले में भी मैं पार्टी की सहमति नहीं ली, तो जी। पार्टी की सहमति के बिना मैंने 4-5 काम कर दिए। कुछ काम मैंने पार्टी के कहने पे किए, जैसे घुसपैठ के खिलाफ आंदोलन हुआ असम में, अच्छा। हुगली में तिरंगा आंदोलन हुआ कर्नाटक में, उसको मैंने लीड किया।
जी इसी तरह से सरकार बनाई मैंने मध्य प्रदेश में, ये मैंने पार्टी के कहने पे किया। लेकिन गंगा का काम, तिरंगे के लिए कुर्सी छोड़ देने का काम, लिकर बैन की डिमांड, फिर अभी अभी ये वाला मामला, ये मैं अपनी आस्था से, अपनी निजी आस्था से करती हूँ। जी आई हैव माय ओन फेथ इन दीज इश्यूज। राइट। मैम आपने अयोध्या की बात की, मैं जरूर पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि 2 बार तो पार्टी ने वो मुद्दा छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ा। तो आप, मुरली मनोहर जोशी जी, आडवाणी जी, कटियार जी, आप सब एक फोर फ्रंट पे थे अयोध्या मूवमेंट के। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखा जाए तो काफी सारे लीडर्स आ गए हैं जो क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने ये टेम्पल अब बनाया है। तो आप नहीं, वो लोग क्लेम नहीं ले रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। जी क्योंकि जब आडवाणी जी की रथ यात्रा शुरू हुई सोमनाथ से, जी तो पूरे आर्किटेक्ट मोदी जी थे। जी और मोदी जी संगठन मंत्री उसी समय बनाए गए गुजरात के, जी जब कार सेवा के लिए कार सेवकों को रवाना होना था राम जन्मभूमि पर शिलान्यास के लिए। तो मोदी जी तो राम रथ यात्रा के आर्किटेक्ट ही थे जो सोमनाथ से शुरू हुई थी। क्लेम की जी क्या बात है इसमें? बल्कि वो आखिरी तक टिके रहे इस मुद्दे के ऊपर, उनने नहीं अपने में परिवर्तन किया। योगी के जो दादा गुरु थे महंत दिग्विजय नाथ, उन्हीं की वजह से तो रामलला वहां प्रकट हो पाए और रामलला की पूजा होती रहे। नेहरू जी उनके दबाव में आ गए, डर गए नेहरू जी उनसे, दिग्विजय नाथ जी से। तो योगी आदित्यनाथ अपनी दादा की परंपरा पर ही चले हैं। छोटे थे ना योगी, जी अयोध्या आंदोलन के समय पे वो स्टूडेंट थे, 18-19 साल के बच्चे रहे होंगे। अब 30 साल हो गया ना उस घटना को। जी तो इसलिए ये लोग वो लोग हैं जो जिन्होंने अभी शिलान्यास किया है मंदिर निर्माण का, जो जी वातावरण बनाया मोदी जी ने, योगी जी ने। ये शुरू से आखिरी तक इनका स्टैंड एक जैसा रहा। जी जिनका बदल गया वो दूसरे ही लोग थे। हाँ, जी मैं उनमें से एक थी जो एक जैसी रही। जी मैम, लेकिन जैसे आपने शिलान्यास की बात की, आपको ध्यान होगा आपने ट्वीट भी इसके ऊपर किया था, आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया आपने। तो वो उस टाइम हुआ क्या था? किस में पार्टिसिपेट नहीं किया? मैम सॉरी, आई मिस। अयोध्या अयोध्या का जो एक पूरा प्रोग्राम हुआ था, मेगा फंक्शन हुआ था, उसमें आप आई थी, आप गंगा किनारे रही, आपने प्रोग्राम में नहीं पार्टिसिपेट किया था। अरे वो हुआ ये था, देखिए, निमंत्रण मिलेगा कि नहीं, मीडिया में डिबेट शुरू हो गई। जी मैंने कह दिया जब निमंत्रण नहीं होगा तो वहां नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे अयोध्या के लिए निमंत्रण क्यों चाहिए, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता। अयोध्या में जब बाबरी ढांचा गिरा है, वहां जी तक का अपना रोल था। फिर तो मंदिर कोई भी बना देगा, तो मंदिर के शिलान्यास में मैं जाऊं या ना जाऊं, इसकी इंपॉर्टेंस खत्म ही हो गई। ढांचा गिरा देने तक का जो माहौल था, उसमें जो जान की बाजी जिन 2-4 लोगों ने लगा दी, उनमें से एक में भी थी। तो इसलिए अपना काम तो पूरा हो गया। फिर 2010 में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि 3 डोम में से बीच का रामलला का है, तो जी उस समय पर मुझे लगा कि अपना दूसरा काम भी पूरा हो गया। कि ये संसार में पहला मामला है जिसमें कोर्ट डिसीजन कर रहा है किसी धार्मिक मामले पे कि ये रामलला की जगह है। वेटिकन जी सिटी या मक्का मदीना पे कभी कोर्ट ने ऐसा नहीं बोला जैसे अयोध्या पे बोल दिया। तो अपना काम उस दिन तो पूरा ही हो गया। फिर नरेंद्र मोदी जी की जब सरकार बनी, तो मुझे पता था मंदिर बन जाना है, हम्म अब 370 भी हट जानी है। बल्कि मुझे तो लगा, अरे बाप रे, इतना अच्छा बहुमत आ गया, मैं खुशी के मारे रोने लगी कि इतना अच्छा बहुमत आ गया, तो अब अपनी एमपी होने की जरूरत भी थी या नहीं, नहीं तो अपन दूसरे काम करेंगे। मैं बड़ी काम करने के मामले में ना हवा का झोंका हूँ बिल्कुल, जिसमें कोई कूड़ा कचरा है, पत्ते नहीं होते, ऐसा साफ सुथरा सा हवा का झोंका, या किसी नदी की पतली सी निर्मल सी धारा। तो मैं, जिन पे मेरी आस्था होती, मैं वो काम बहुत प्यार से करती हूँ। तो इसलिए मैं दूसरे काम करने लग जाती। मोदी जी प्रधानमंत्री जी बन गए थे, मुझे पता था अब सब हो जाएगा। मैम, आप 2014 में कैबिनेट में भी थी, आपने गंगा को लेके काफी कार्य किए, उसके बाद ओपन डेफिकेशन पे आपके काफी, एक तरह से आप लोग आपने मतलब बहुत काम किए, तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बता सकें, आपके कार्यकाल में आपने जो काम किए। अरे भैया, अपने मुंह से अपनी बड़ाई करने में इतनी शर्म आती तो रिवर इंटरलिंकिंग का पहला प्रोजेक्ट केन बेतवा, इस पर तो इतना काम किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। दमन गंगा पिंजाल, पार तापी नर्मदा और केन बेतवा, ये दुनिया की 3 पहले रिवर लिंक थे। जी इसमें से एक का तो शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी 2017 में ही रेडी थे, करना चाहते थे। मैंने भी पूरे प्रिपरेशन कर लिए थे, मध्य प्रदेश की सरकार सहमत नहीं हुई, क्योंकि इनके इनके कुछ वाटर रिलेटेड इश्यूज थे यूपी गवर्नमेंट के साथ, जो सॉर्ट आउट नहीं हुए थे। तो इसमें 6 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होनी है, तो वो चाहते थे हमारे इश्यू सॉर्ट आउट हो जाए। हम मैस है एक, और उस मैस में एक और मैस हम क्रिएट नहीं होने देंगे, वाटर रिलेटेड इश्यू सॉर्ट आउट हो जाए। उसमें इन्होंने पूरे 17 से लेकर अभी तक का समय लगा दिया। तो इसलिए मैंने उसमें भी बहुत काम किया। अब आपने गंगा की बात कही, तो जी अविरलता के हमने प्रोविजन किए और निर्मलता के प्रोविजन किए, रिवर फ्रंट बने,
एसटीपी के टेंडर डाले। और मैंने तो पहले ही कहा था कि कुछ चीजें 3 साल में दिखेंगी, कुछ 5 में, कुछ 7 में, और अंतिम रिजल्ट इसका 10 साल लेगा। फिर बीच में कोरोना काल आ गया तो इसमें व्यवधान आ गए। इसी बीच में मेरा एक डिस्प्यूट हो गया, वो हुआ दूसरे विभागों के साथ में, पावर के साथ में और पर्यावरण के साथ में। वो गंगा की अविरलता के मामले में मेरे साथ नहीं थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी मेरे साथ थी पूरी तरह से कि इनका पक्ष सही है। लेकिन कुछ माहौल ऐसा था कि मैं क्या बताऊं आपको, लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट, जो फल नीचे लटक रहे उनको खा लो। तो गंगा जी को खा जाना चाहते थे पावर प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि जयंती नटराजन के समय पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस हो गई थी, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब वो इनको मिली हुई थी तो इनको पहले खा लो, ये कुछ लोग सुझाव दे रहे थे। तो मैं कह रही थी आप गंगा को मत खाओ, गंगा को छोड़ दो। और इस पर इतना डिस्प्यूट बढ़ गया कि आई रियली, मतलब मैं उसको नहीं कर सकी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी उनके साथ हो गया। क्योंकि इन्होंने कहा कि हम उमा भारती के एफिडेविट, मतलब हमारे मंत्रालय के एफिडेविट से हम सहमत नहीं। मैंने एफिडेविट पावर प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में दिया। मैंने कहा आप रन ऑफ द रिवर में बनाइए, क्योंकि IIT-7 IIT कंसोर्टियम का यही रिकमेंडेशन था, एनवायरमेंटलिस्ट का यही रिकमेंडेशन था कि गंगा के प्रवाह को नहीं रोकना चाहिए, नदी को अपने प्रवाह को बनाए रखना होता है, तब उसमें निर्मलता रहती है। और निर्मलता का अलग इशू था, उसमें उतनी दिक्कत नहीं आ रही थी। दिक्कत तो उसमें वो आ रही थी कि सिविलाइजेशन को मूव किया जाए तो नालियां कैसे बनाई जाए, तो नालियां ट्रीट करने के लिए जगह कहाँ है। बहुत लंबा किस्सा है, इतनी जल्दी थोड़ा ना हो पाएगा। गंगा पे आप लोग अलग से एक पूरा एपिसोड करिए सच में, इसमें आप और भी लोगों को पार्टिसिपेट कराइए अगर आप करते हो तो। ज्यादा बड़ा इशू हो गया था गंगा की अविरलता, कि जो पानी गंगोत्री से चला है वो गंगा सागर तक जाना चाहिए, और अगर वो पानी नहीं पहुंच रहा है इलाहाबाद में, हरिद्वार में, तो हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं गंगा जी नहीं, वो गंगा जी नहीं है, फिर वो अलग अलग नदियों का पानी है। गंगा जी है अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, ये मेन जो स्ट्रीम्स है इसकी ये है। और इसके अलावा फिर नीचे बाकी नदियां इसमें मिली। अभी जो पानी पहुंच रहा है मैं आपको बताऊं, वो इटावा से, चंबल से आ रहा है, फिर आगे यमुना से आ रहा है। तो इसलिए वो बात इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि प्रधानमंत्री जी ने वो कैबिनेट सेक्रेटरी को सौंपा, और उनके समझ में आ गया कि आई एम नॉट गोइंग टू गिव इट अप। तो उन्होंने मेरा पोर्टफोलियो बदल दिया। लेकिन नितिन जी ऐसे अद्भुत आदमी है कि वो विभाग चला गया नितिन जी के पास, तो नितिन जी बोले उमा हर बैठक में बैठेगी। और मोदी जी ने भी कहा कि उमा से परामर्श करते रहना, लेकिन चूंकि उमा थोड़ा स्टेबन हो जाती है अपने इश्यू पर, तो इसलिए इसकी स्टेबननेस के कारण हम ऐसा कर रहे हैं। नहीं तो मेरे प्रति वो बहुत ज्यादा सम्मान का भाव रखते हैं मोदी जी। तो उस समय पर भी मैं इस इशू पे कायम ही रही कि गंगा की अविरलता के बिना निर्मलता की बात करना मजाक है। आप नाले ट्रीट करके वापस डालोगे तो वो तो गंगा का जल नहीं है। गंगा का जल तो वो है जो गंगोत्री से चल के आ रहा है, जो बद्रीनाथ से चल के आ रहा है, जो केदारनाथ से चल के आ रहा है, और वो देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। उसके पहले 3 अलग अलग नाम होते हैं उसके। तो उनको आपने, उस प्रवाह को आप नहीं रोक सकते। हिंदू समाज के साथ वो छलावा है। हिंदू समाज नहीं, गंगा के प्रेमी बहुत दुनिया है। वो एक बात थी जिसकी स्थिति ये बनी कि मेरा पोर्टफोलियो बदल गया, लेकिन वो फिर भी नहीं छूटा मेरे से, क्योंकि मेरे पास में आ गया स्वच्छता। तो मैंने गंगा किनारे के पूरे 4000 गांव स्वच्छ कर दिए, ODF कर दिया। और पहली बार ऐसे, नहीं तो गांधी जी बोलते थे कि बहुत दुखी हो गए थे लोगों को गंगा के किनारे खुले में शौच करते हुए देख के। गांधी जी भी देखते, महात्मा गांधी जी तो बहुत खुश होते कि गंगा किनारे के गांव में 100% ODF लागू कर दिया आपने, मतलब मैंने गंगा वहां भी नहीं छोड़ी। और मैं 2019 में पार्टी की सहमति नहीं मिली, लेकिन मैंने यात्रा शुरू कर दी। फिर क्या करूं, आपको पता ही, कोरोना आ गया, फिर ओमिक्रॉन आ गया, मेरे पाँव में फ्रैक्चर हो गया, बट आई केप्ट डूइंग इट। और मैं अंत में गंगा सागर पहुंच ही गई जो डेट मैंने फिक्स की थी। बस ये है कि मैं बहुत तकलीफ से पहुंची, लंगड़ाती, बल खाती, 2-2 महीने एक जगह पर रुकती, और मेरा किसी ने विरोध नहीं किया। बंगाल की सरकार ने भी मेरी बहुत अच्छी व्यवस्था की गंगा सागर में, जबकि वहां रोक लगी हुई थी, ओमिक्रॉन कस के आया हुआ था बंगाल पे। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने तय किया कि मुझे गंगा सागर पहुंचने से नहीं रोकना है। उन्होंने मुझे नहीं रोका, मेरे को गंगा जी को गंगा सागर में मिलाने दिया। तो इसलिए इसी तरह से OBC का मसला है। आप देखिएगा, मैं संशोधन करवा के रहूंगी। आप देश की 60% आबादी की उन महिलाओं को इग्नोर नहीं कर सकते हैं जो बर्तन मांज रही हैं, जो कपड़े धो रही हैं, जो लोगों के घरों में झाड़ू लगा रही हैं, जो मिट्टी तोड़ रही हैं, जो चारा काट रही हैं, जो गाय चराने जा रही हैं, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए रात दिन मेहनत कर रही हैं, वो सब OBC महिलाएं हैं। ST SC तो है ही, तो उनको तो मिलेगा ही, कॉन्स्टिट्यूशनल कंपल्सन है। इन महिलाओं को मैं दिला के रहूंगी, ना मैंने गंगा का काम छोड़ा, ना मैंने तिरंगा का काम छोड़ा, तो मैं ये भी नहीं छोड़ूंगी।
मैम थोड़ा सा पॉलिटिक्स के ऊपर पूछना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि अभी जो लिस्ट आई उसमें काफी सारे मिनिस्टर, सिटिंग एमपीज, मतलब एक तरह से पूरी लंबी लिस्ट बन गई है जिनको पार्टी ने उतार दिया है मध्य प्रदेश इलेक्शंस में। वहीं एक तरफ बात होती है कि इनफाइटिंग बहुत बड़ी है पार्टी में। तो इस लिस्ट को देख के आपको क्या लगता है? बहुत सारे सीएम एस्पिरेंट्स आ गए हैं, शिवराज सिंह चौहान जी तो हैं ही, उनके साथ एक लंबी लाइन लग गई है। तोमर जी हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जी हैं, सिंधिया जी को टिकट नहीं मिला लेकिन उनका भी नाम आता रहता है जी। ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अपना छूट भी गया था पीछे का हिस्सा कि हमारा डिवैल्यूएशन क्यों हो गया 3 सालों में। इसका आत्मचिंतन बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि लोगों में एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दी, तो वो क्यों हुई है एंटी इनकम्बेंसी, उस पर आत्मचिंतन करना होगा। दूसरा, अब अभी हम आत्मचिंतन कर लेंगे और ढंग से लोगों को सही बातें लोगों के सामने ले आएंगे तो चीजें ठीक भी हो जाएंगी। लेकिन जो हुआ है वो तो होना ही चाहिए। कोई बाप की जागीर थोड़ी होती है कि हम ही लड़ते रहेंगे। भैया ये डेमोक्रेसी है, 2 बार आपको मिलेगा, तीसरी बार नहीं मिलेगा। आपने समझ लिया कि लोग आपके पट्टे में लिख दिए गए, वो सीट की रजिस्ट्री हो गई है आपके नाम पर। ये सत्ता का अहंकार कभी नहीं पालना चाहिए कि मैं हमेशा इस पर बैठा रहूंगा। ये डेमोक्रेसी है, इसमें कोई राजा से रंक बनेगा और कोई रंक से राजा बनेगा। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मुझे अमित शाह की ये कठोरता, मोदी जी की उस पर सहमति, जगत प्रकाश नड्डा का इम्प्लीमेंटेशन, आई रियली एडमायर इट। मैं इसकी हमेशा प्रशंसा करूंगी। तो तो जितने अगर चाहे उतने बदल दें, बदलने की आदत पड़नी ही चाहिए। अपनी बाप की जागीर समझने की है वो आदत नहीं डालनी चाहिए। तो अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं तो मैम आपकी तरफ से कौन होना चाहिए जो एक मध्य प्रदेश को अच्छे से संभालेगा अगर बीजेपी जीतती है? आप लोग मुझे पिटवाना चाहते हो किसी से, उससे जिसका नहीं नहीं नाम लेना मैम, भूल आपकी जाऊंगी ओपिनियन, मैं। वो आगे आपकी लड़ेंगे मेरे से, ओपिनियन। दीदी हमारा नाम क्यों नहीं लिया। हमारे मध्य प्रदेश के तो चलिए लाखों आप कोई तीन कार्यकर्ता। नाम बता दीजिए। ना ना, बिल्कुल नहीं। हमारे मध्य प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के योग्य हैं, और उसमें जो फैसला हो जाएगा वो मंजूर होगा। एक एक कार्यकर्ता है जो उस रेस में नहीं है, वो है मैं। मैम आप क्यों नहीं है? मैं बिल्कुल रेस में नहीं हूँ, कहीं से भी नहीं। मुझे मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ना। मुझे शिवराज जी ने 2 साल पहले खुद कहा कि दीदी आप अब की बार मध्य प्रदेश से लड़ना। मैंने कहा नहीं भैया, जब अपनी हैसियत पार्टी ने ऐसी बना रखी है कि अपन यूपी भी लड़ सकते हैं, एमपी भी लड़ सकते हैं, तो अब की बार तीसरे राज्य से लड़ेंगे। ये तो दोनों मैम छोड़ कौन देंगे। सा होगा वो तीसरा राज्य? अच्छा सवाल किया आपने, आपने अच्छा सवाल किया। अभी पार्टी मुझसे बात तो करे चुनाव लड़ने की, क्योंकि अब मेरा टर्म ओवर हो गया चुनाव लड़ने की बात करने का। अब पार्टी का समय आया, पार्टी से पूछिए ये सवाल। मैम जन आशीर्वाद यात्रा से पहले आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जहां पर आपने बोला था कि मध्य प्रदेश में एक यात्रा हो रही है, लेकिन एक सबको बुलाया गया, एक तरह से फॉर्मल इनविटेशन आपको नहीं दिया गया। तो उस पे आपने कहा था कि शायद पार्टी का फोकस, पार्टी को लगा मुझ पे हो जाएगा, यात्रा पे नहीं रहेगा। आपने एक तरह से अपनी थोड़ा पीड़ा को व्यक्त किया था, बस उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं, हुआ क्या था? पहले तो सुन लो, मुझे पीड़ा विड़ा नहीं हुई थी, मैंने पीड़ा दी थी। अच्छा। अच्छा। पहले भी कई लोगों ने कहा दर्द छलका, नहीं मैंने दूसरों को दर्द छलका दिया था थोड़ा सा। मुझे जी कहे कि पीड़ा होने वाली थी। चित्रकूट में अगर मैं नहीं भी गई, मुझे क्यों पीड़ा होने वाली थी। जी नहीं, निमंत्रण नहीं आया था, मुझे नहीं अच्छा लगा। जी और मैंने कहा भी कि कल ही तो मेरे साथ बैठे हुए थे पार्टी के नेता रात को, और जी। आज यात्रा है। अरे हम झूठे मुंह से ही कह देते कि दीदी आप आना नहीं, लेकिन निमंत्रण आपको दे रहे हैं। अब जो बात आपने कही ना कि दूसरी वाली, कि जी वो आपको लगता है कि ऐसा हो, कई बार ऐसा हो जाता है। जी मोदी जी और अमित शाह जी जैसे बड़े व्यक्तित्व को अगर आप छोड़ दो, कि मैं अगर होती हूँ तो ना धक्का मुक्की बहुत करती है, उसमें कई नेता धक्का खा जाते हैं। तो उनको लगा होगा कि इनको दूर रखो। जो भी हो, मुझे पता नहीं, या उनकी याददाश्त कमजोर हो गई हो गर्मी के मारे। ह्यूमिडिटी बहुत है ना मध्य प्रदेश में, सो आई थिंक इट अफेक्टेड देयर मेमोरी। तो मैंने उन लोगों को कहा कि इसका इलाज करा लो। फिर उसके बाद में छत्तीसगढ़ से मुझे निमंत्रण भी आ गया एक यात्रा को लीड करने का। लेकिन अच्छा। मैंने कहा अब तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली कहीं भी किसी भी यात्रा में, और ना मैं समारोह में आऊंगी। मैं तो मोदी जी के बहुत ज्यादा मानती हूँ, और मैं मोदी जी के साथ हूँ, और जी पूरी तरह से साथ हूँ। अगर कोई एक आदमी अपने रिवाल्वर में एक गोली लेके आ जाएगा ना कि मोदी को मारूंगा या तुमको, तो मैं कह दूंगी मुझे मार दो। लेकिन मोदी जी इस देश के लिए बहुत जरूरी है। आप समझ लो इतनी गहरी आस्था और प्रोटेक्टिव एटीट्यूड रहता है मेरा मोदी जी के लिए। सिंपैथी नहीं, ही डज नॉट नीड जी सिंपैथी, जी सपोर्ट रहता है और प्रोटेक्टिव एटीट्यूड रहता है। तो इसलिए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा, उन्हीं को फर्क पड़ा। उनकी हंसी उड़ी और उनको हम्म। पीड़ा हुई, तो पीड़ा तो उनको हुई, मुझे क्या की पीड़ा हुई।
तो मैम अभी प्राइम मिनिस्टर मतलब 2024 में कहा जाता है वही होंगे, लेकिन एक तरह से अगर हम 2029 की बात करें तो आपको क्या लगता है पार्टी में ऐसा कौन सा लीडर है जो उनके मतलब बाद एक प्राइम मिनिस्टरशिप को एक तरह से लेके आगे चल सकता है या स्ट्रॉन्ग इमर्ज कर सकता है? जैसा आपने खुद ही कहा चेंज होते रहते हैं, तो 2024 में अगर पार्टी कह रही है पीएम मोदी ही रहेंगे, तो उसके बाद आप किसे देखती हैं पार्टी में? आपको कौन लगता है जो वो अपने कंधों पर ले सकता है वो भार? मैं मोदी जी के बियॉन्ड सोचती ही नहीं, बिल्कुल नहीं सोचती। तो मैम पार्टी क्या करेगी आगे? मैंने आपको कहा ना कि मैं मोदी जी को अजर अमर गुणनिधि सुत होहु और करही बहुत रघुनायक छोहु। जो सीता माता जी ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, मैं चाहती हूँ कि सीता माता जी का ऐसा आशीर्वाद मोदी जी को भी प्राप्त। बिल्कुल। मैम एक चीज और पूछना है आपसे, अभी विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हुई, ओबीसी वाले मुद्दे को आप उठा रही हैं, लेकिन अगर हम विमेन को रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बीजेपी को ही खुद देखें तो एक भी जनरल सेक्रेटरी जो है वो वुमन नहीं है। अगर हम और भी उसमें जाएं, सीसी होता है या पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, नाम मात्र एक वुमन होती है उसमें। वसुंधरा राजे जी जो राजस्थान में है, कितनी बातें आती हैं कि उनको पार्टी सीएम एक उम्मीदवार नहीं उतार रही है। तो आप लोगों के पार्टी में आपको लगता है विमेन लीडर्स को और आना चाहिए या उनको और कम से कम इम्पोर्टेंट पोजीशंस देनी चाहिए? आप खुद एक महिला सीएम रह चुकी हैं, पार्टी लीडर हैं, आपको क्या लगता है मैम? अगर अपने आप ही जगह मिल जाती महिलाओं को तो रिजर्वेशन की बात आती। जी। रिजर्वेशन का मतलब है ना कि यू हैव टू गिव देम ए स्पेशल अपॉर्चुनिटी बिल्कुल। टू राइज। तो जी। इसका मतलब है कि उनमें कैपेसिटी होते हुए भी उनको जी। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। ये तो क्लियर हो गया रिजर्वेशन की, जी। मोदी जी ने ही क्लियर कर दिया ना। जी। हमारी सरकार ने ही रिजर्वेशन को सॉरी, आज मेरा गला एकदम बैठ रहा है, पार्लियामेंट में प्रेजेंट करके और इसको प्रूव कर दिया। और जी। देवगौड़ा जी के समय से ये प्रूव हो गया कि जी। महिलाओं को योग्यता होते हुए भी अपने आप आने की अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं, जैसा आपने कहा बिल्कुल सत्य बात कह दी है। इसलिए तो मैंने ओबीसी महिलाओं का कहा बिल्कुल। कि एससी को तो हो जाएगा, ओबीसी फिर पीछे छूट जाएगी, इसलिए सबको मतलब इकट्ठा ही कर दो ना। बट मैम पार्टी में आपको क्या लगता है, थोड़ा आपको लगता है उस पार्लियामेंट में तो रिजर्वेशन मिल गया, पार्टीज में क्या होता है? पार्टीज में भी तो एक भागीदारी विमेन की होनी चाहिए। अभी तक की जो भागीदारी महिलाओं की हुई है हमारी पार्टी में, जी। तो मैं पहली महिला थी जो अपनी पार्टी की यूथ विंग की प्रेसिडेंट बनाई गई थी। जी। नहीं तो लोग लड़कों का नेता लड़की को बनाने को तैयार नहीं होते थे। वो अडवाणी जी ने बनाया था मुझे 93 में, आई वॉज 32 एंड आई बिकेम ऑल इंडिया यूथ प्रेसिडेंट। कोई महिला जनरल सेक्रेटरी बनी थी, नहीं तो जी मैम। महिलाएं थी उपाध्यक्ष या ऑल इंडिया सेक्रेटरी। मोदी जी ने जब सरकार बनाई तो डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर, वाटर जी। रिसोर्स मिनिस्टर, आप देखिए ना, फॉरेन अफेयर्स, सब महिलाओं के पास चले गए। तो नेचुरल प्रोसेस में ही बीजेपी में महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थान मिलता रहा। वो तो इंदिरा गांधी जी भी नहीं दे पाई, जी। मैम एक महिला होते हुए भी नहीं दे पाई। मैम एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहूंगी, ये मध्य प्रदेश से ही जुड़ा है। मध्य प्रदेश में मैंने अभी पहले भी पूछा, आपने पूरा उसका जवाब नहीं दिया था, इन फाइटिंग क्यों इतनी बढ़ गई है? पहले मध्य प्रदेश में इन फाइटिंग इतनी नहीं होती थी, लेकिन कुछ सालों में हम देख रहे हैं इन फाइटिंग अपनी चरम सीमा पे है। जो आपको दिखाई दे रही है अगर वो नहीं होगा ना, जी। तो इसका मतलब है कि लोग सुन्न हो गए हैं। हम्म। इसलिए थोड़ा बहुत तो विरोध के सुर मुखर होने चाहिए, और बाद में मान जाते हैं और सब लोग मिलकर के काम करते हैं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में अपनी बात कहने का मौका अगर हम नहीं देंगे तो हमारी हम्म। इंटरनल डेमोक्रेसी ही खतरे में पड़ जाएगी। हाँ, जी। यह है कि ये ध्यान रखना चाहिए कि पार्टी को शर्मिंदगी की स्थिति ना बने। जैसे मुझे जनादेश यात्रा में निमंत्रण भी नहीं देना, ये पार्टी के लिए शर्मिंदगी की स्थिति थी। तो ऐसी भूलें आप करेंगे तो लोग रिएक्ट कर देंगे। तो इसलिए इतना पर ध्यान रखना। बाकी पार्टी के कार्यकर्ता अंत में काम करते हैं, धोखा नहीं देते। सरकार तो हमारी सरकार फिर बनेगी मध्य प्रदेश में। मैम एक लिस्ट का काफी चर्चा थी, जो आया था कि आपने कुछ नाम जो टिकट एस्पिरेंट्स हैं उनकी लिस्ट को शेयर किया है, आप चाहती हैं उन लोगों को टिकट मिले। बाद में आपने कहा था नहीं वो फेक लिस्ट है। तो आपको लगता है आपकी तरफ से कुछ सजेशंस हैं टिकट एस्पिरेंट्स एस्पिरेंट्स को लेके? नहीं, मैंने उस लिस्ट को कभी फेक नहीं कहा। जी। मैंने ये कहा था कि मैंने ऐसी कोई लिस्ट जारी नहीं की, लेकिन डिस्कशन हुआ था, जी। उन नामों पे हुआ था, पूरे 230 नामों पे हुआ था। इन जी। नामों पे भी हुआ था, ये नाम थोड़े अंडरलाइन थे। उसी में जी। से कोई बैठा बैठा लिख लिया, दो चार लोग हमारे साथ बैठे हुए थे, हमारे परिचित लोग।
तो मैंने कभी नहीं कहा कि वो फेक लिस्ट है, मैंने कहा कि मैंने जारी, मतलब मैंने नहीं बनाई है लिस्ट, लेकिन वो नाम डिस्कशन में नहीं थे, ऐसा नहीं, डिस्कशन में थे। मैम ऑपोजिशन काफी ये मुद्दा उठा रही है कि जहां एक तरफ आपने सिटिंग एमपीज उतार दिए हैं, मिनिस्टर्स उतार दिए हैं, चीफ मिनिस्टर का नाम अभी तक नहीं आया है, क्या उनको टिकट मिलेगा भी या नहीं शिवराज जी? पार्टी का कार्यकर्ता है, उसको टिकट मिले आने वाले, इसको क्या फर्क पड़ता है? आपको पता नहीं है, शिवराज जी पार्टी के बहुत समर्पित कार्यकर्ता है। अटल जी की सरकार रही 2 बार, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए, जबकि वो बहुत ही योग्य व्यक्ति थे, तो इसलिए वो सत्तालोलुप व्यक्ति हैं ही। अब अभी सोचिए, एक आध और जारी होनी, देखिए क्या होता है। अपन तो उसके हिस्सा नहीं है ना, लेकिन मैं तो यही चाहती हूँ कि ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए कार्यकर्ता की, टिकट मिले या ना मिले, हमें काम करना है। मैम एक लास्ट सवाल, जो ये इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस जो सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आई हैं 2024 के इलेक्शन में, वो बीजेपी को एक तरह से टक्कर देने के लिए, आपको क्या लगता है उनमें से कौन सा ऐसा नेता है जो एक तरह से टक्कर फिर भी बीजेपी या एनडीए को दे सकता है? इतने सारे चेहरे हैं, ममता बनर्जी हैं, राहुल गांधी हैं, काफी सारे नेता हैं, आपको क्या लगता है कोई है? कोई नहीं, वही तो उनकी कमी है। क्योंकि पहले, और दूसरा क्या है कि एक बहुत बड़े जनाधार वाली पार्टी कांग्रेस भी अभी नहीं, राज्य में भले ही वो सरकार बना ली उन्होंने, लेकिन जो व्यापक जनाधार है लोकसभा की दृष्टि से, वो कांग्रेस का नहीं है, वो हमारा है। तो इसलिए मुझे तो उनके यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता है। दूसरा क्या, वो जो भी बोलते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी देख के बोलते हैं। जैसे राम मंदिर को इन्होंने डिनाई ही कर दिया, राम सेतु को, मतलब राम को ही डिनाई कर दिया, अपने एफिडेविट में डिनाई कर दिया। ये कहते हैं ओबीसी आरक्षण लाओ महिलाओं का, तो मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल रही, आप तब तो लाए नहीं इसको। तो यानी आप अपॉर्चुनिटी देख करके बोल रहे हैं, तो लोगों को लगने लगा है कि ये अवसरवादी लोग हैं। दूसरा, मोदी जी के खिलाफ एकता हो रही है, ये लोगों को अच्छा नहीं लगता। आपकी एकता में कोई आइडियोलॉजी होनी चाहिए ना, कोई फिलोसफी होनी चाहिए। और अगर वो फिलोसफी और वो आइडियोलॉजी नहीं है, और सिर्फ जी गाली देना एक आइडियोलॉजी और आपकी फिलोसफी है, तो वो एकता है ही नहीं। फिर वो गाली देने वालों लोगों का एक झुंड है। तो इसलिए मुझे तो ना प्रधानमंत्री में के लिए कोई मोदी की बराबरी कर पाएगा वैसा लगता ही नहीं, लेकिन इंडिया अलायंस भी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाएगा। आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जब जब हमने हराया सत्ता को, तो हम होते थे साथ, वो 77 हो तो हम साथ थे, जनसंघ का घटक मिल गया था जनता पार्टी। वो 89 हो तो वीपी सिंह के समय पे हम साथ थे। जब जब हम साथ हुए हैं, तब केंद्र में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अभी हमारे वगैरह करके देखें, अब हमें उठा हटा के देखें, नहीं हटा पाएंगे। और मैम अभी जो 2023 के इलेक्शंस हैं, आप इसमें कैंपेनिंग करेंगी मैम? तो जब जब हम साथ में हुए हैं तभी सरकार बनी है जी गैर कांग्रेस की। और अब गैर भाजपाई सरकार बनाना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि इनमें ताकत ही नहीं है। ताकत तो हमारी थी ना, या हमारी ताकत का इस्तेमाल करती थी। अब बताइए क्या करेंगे। मैम, आपको इलेक्शन की कैंपेनिंग में हम लोग देख पाएंगे 2023 के जो मध्य प्रदेश के इलेक्शंस हैं, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के? अब अभी तक तो चुनाव प्रचार करवाते रहे, जब 28 सीटें खाली हुई थी जी 2-3 साल पहले, तब भी मेरे से प्रचार करवाया था। अब पता नहीं, देखो इस लायक मुझे समझते हैं कि नहीं, लेकिन मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ। मेरे नहीं मेरे मैम, आकलन में मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी इनसे पूछिए ना ये सवाल, मैं यही जवाब देती हूँ, अच्छा है क्या? तो जवाब इनको भी उनसे देना। उनसे भी पूछेंगे मैम। और बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आपका समय नहीं लूंगी। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान को पार्टी ने, जैसा कि मैंने कहा, अनाउंस नहीं किया है कि वो चीफ मिनिस्टर होंगे या नहीं। जब जीतेंगे तो पार्टी में निर्णय लिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि एक चीफ मिनिस्टर जो इतने साल से रहे हैं, पार्टी उनको अनाउंस नहीं कर रही है, ये एक सही चीज है या नहीं है? और दूसरा चीज, पार्टी मोदी जी के चेहरे पे कह रही है कलेक्टिव लीडरशिप पे चुनाव लड़ेगी, इसको बस आप कैसे देखते मोदी का चेहरा, पहले हम शिवराज पे बात कर लें। हैं? जी मैं शिवराज जी का बहुत सम्मान करती हूँ। उनने जिस प्रकार से मेरे कहने पर, क्योंकि वो सिंगल, मतलब लड़ाई हुई थी सिंगल व्यक्ति की, और पूरी पब्लिक साथ थी, पूरी मध्य प्रदेश की नशेड़ियों और शराबियों को छोड़ के सब साथ हो गए। उस शिवराज जी ने जो शराब नीति लागू की, उसके कारण मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। मेरे से 1 साल बड़े हैं, बड़े भाई जैसे, मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। अब वो मुख्यमंत्री बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इसका जवाब देने वाली मैं उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूँ। मैं उनका सम्मान बहुत करती हूँ। उपयुक्त व्यक्ति तो जगत प्रकाश नड्डा जी। जी तो दूसरी बात आपने कही, मोदी बीजेपी का ही चेहरा नहीं है, मोदी पूरे भारत का चेहरा होगा। जी जिस प्रकार से मोदी जी ने अपने आप को रिप्रेजेंट किया है पूरी दुनिया के सामने, तो अब वो सिर्फ बीजेपी के चेहरा नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के चेहरा नहीं है, वो भारत का चेहरा होगा। अब वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लीडर होगा, उनका तो कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता।
उनके प्रति लोगों की जो आत्मीयता हुई है, महिलाओं को जो उनके प्रति प्रेम का भाव बढ़ा के हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, मुझे खुद लगता है वो मेरे से सिर्फ 11 साल बड़े, लेकिन मुझे मुझे हमेशा लगता है ये महायोगी मेरा पिता है, ऐसा हमेशा से लगता है। मैं मोदी जी को जानती हूँ जब मैं 12 साल की थी तब से जी। ये बात उन्होंने खुद भी कही थी एक बार एक लाइव प्रोग्राम में, पूरे देश में प्रचारित हुई थी कि उमा को मैं तब से जानता हूँ जब 12 साल की थी। वो तो बट मैम आप he is so identified ना in every family, he is like a member of every family in this country. मैम आपने ये आंसर नहीं दिया कि अगर सीएम मतलब अनाउंस करके नहीं जाएंगे तो पार्टी, अगर सीएम ये नहीं बता रही कौन होगा, तो आपको लगता है वोट्स आएंगे? अरे ये सवाल आप जिससे कर रही हो उसने सीएम की कुर्सी को महत्व नहीं दिया ना कभी, महत्व दिया जिम्मेवारी को, इसलिए मैं इसका जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ बुद्धू हूँ, मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी। ठीक है मैम, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय हमें दिया, हमारे सारे प्रश्नों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच मैम। ओके।